स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 हमने बाइफ्लैश पढ़ा था। बाइफ्लैश में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं फेनिल रिंग। अगर इनमें रोटेशन पाया जाता है, ट्रू एंड फ्रो रोटेशन, तो ये कन्फर्मर को जनरेट करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कन्फर्मर होते हैं। इनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं आता है। और जैसे कि अगर हम देखते हैं कि एम्सा कंपाउंड में क्या होता है, अगर इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर 9 से ज़्यादा हो जाते हैं, या 9 या 9 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें ट्रू एंड फ्रो रोटेशन होना चालू हो जाता है। ट्रू एंड फ्रो रोटेशन नहीं, सॉरी, उसमें रोटेशन अलोंग फेनिल और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड में रोटेशन होता है, जिसके अलोंग एंसोमर जनरेट होता है इसमें। अब हम आगे का स्टडी करते हैं। ये जो जनरेट हुए हैं एनेंशियोमर, वो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट रखते हैं, इसीलिए वो क्या बनते हैं, इनहेंशियोमर। अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं आता है तो वो कन्फर्मर्स बनते हैं। हमने बहुत कुछ कंपाउंड लास्ट में पढ़ लिया है, तो अब हम एडमिंटन के बारे में पढ़ते हैं। एडमिंटन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि एडमिंटन में क्या होता है। एक साइक्लिक रिंग होता है, किसका, साइक्लोहेक्सेन का। उसका चेयर फॉर्म रहता है, उसके ऊपर और एक चेयर बनता है, और बाजू से और एक चेयर बनता है। मतलब कि एक मंदिर के रूप में 3 भुजा आपस में उठते हैं, जो जाकर जुड़ जाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रिंग चेयर कितने होते हैं, इसमें 4 चेयर होते हैं। अगर देखा जाए तो 2 चेयर डायरेक्ट दिखेगा, और फ्रंट में जो एक साइकिल बनता है वो भी एक चेयर बनाता है, और बैक में जो एक साइकिल बना हुआ है वो भी चेयर बनाता है। अब हम देखें कि इसमें रिंग कितने प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें रिंग कितने प्रेजेंट रहेंगे, उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, डेकालीन का। डेकालीन क्या होता है, फेनिल की नेप्थेलिन की तरह ही होता है। नेप्थेलिन में चारों और एरोमेटाइजेशन पाया जाता है पाई बॉन्ड का, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता। नेप्थेलिन में ओनली 2 साइक्लोहेक्सेन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, मतलब कि डेकालीन में 2 साइक्लोहेक्सेन आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब इसको अगर हमको एसाइक्लिक बनाना हो तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे इसमें। अगर हम बीच के 2 बॉन्ड तोड़ दें डेकालीन के, फ्रंट के एक और फिर बीच के, तो ये पूरा एसाइक्लिक बन जाएगा। तो इस पर नंबर ऑफ रिंग कितने हुए, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड को तोड़ने पर ये रिंग जो है एसाइक्लिक बन गया, इसलिए नंबर ऑफ रिंग 2 है। तो ऐसे ही अगर एडमिंटन में हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ 3 बॉन्ड अगर हम तोड़ते हैं तो ये एसाइक्लिक बन जाता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ रिंग कितने प्रेजेंट होंगे, 3 होंगे। तो हम कभी भी रिंग अगर देखना है तो हम नंबर ऑफ बॉन्ड को तोड़ते हैं, और बॉन्ड तोड़ने के बाद जितने भी बॉन्ड तोड़ने के बाद वो रिंग एसाइक्लिक बन जाता है, तो उतने ऑफ नंबर ऑफ रिंग उस पर प्रेजेंट रहता है। अब हम देखते हैं कि इसमें 4 पोजीशन पाया जाता है एडमिंटन में, जिसमें वो ब्रिजिंग पोजीशन है, जिसमें एक जो होता है क्या, साइकिल दूसरे साइकिल से जुड़ा हुआ रहता है, या एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म से, या 2 चेयर फॉर्म आपस में एक तीसरे चेयर फॉर्म से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें 4 पोजीशन होते हैं। अब अगर हम देखें कि अगर एक ही पोजीशन पे अगर जोड़ा जाता है सब्स्टिट्यूएंट को, अलग किसी सब्स्टिट्यूएंट को, तो अगर पहले तो प्लेन, अगर एडमिंटन को देखा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन में पाया जा रहा था वैसे ही। और ऊपर में जो मंदिर टाइप का बना है उसको भी वो काटते हुए प्लेन चला जाएगा, रिफ्लेक्ट करते हुए। अब अगर हम आगे देखें, अगर उसकी एक पोजीशन, जैसे लास्ट पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन पे अगर सीएल जुड़ा हुआ है जहाँ पर ब्रीजिंग पोजीशन है, तो वहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। अगर एक पोजीशन, अगर 1-3 पोजीशन में जुड़ा हुआ है तो तब भी वो क्यों पाया जाएगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उसका जो एक्सियल पोजीशन है ऊपर चला गया है, और इधर जो इक्वेटोरियल में जोड़ा जा रहा है सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री का लॉस नहीं होगा। जैसा कि हम साइक्लोहेक्सेन में स्टडी किए थे वैसे ही इसमें भी आएगा। अगर ब्रिजिंग पोजीशन में, अगर ब्रिजिंग के सबसे ऊपर पॉइंट मंदिर के टिप में अगर एक कुछ जुड़ा हुआ है, और लास्ट में जो सबसे पहले हमने क्लोरीन जोड़ा था उस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो वो फ्लोरीन को भी काटता हुआ जाएगा, क्लोरीन को भी काटता हुआ जाएगा, क्योंकि इस फ्लोरीन के पोजीशन में पहले हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को जब काट रहा था तो फ्लोरीन को क्यों नहीं काटेगा, इसलिए बराबर काटते हुए चला जाएगा। वैसे ही अगर सब्स्टिट्यूएंट 4 पोजीशन है जहाँ अलग अलग जुड़ सकते हैं, तो चारों पोजीशन पे अलग अलग हो जाते हैं, तब तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा, और ये कायरल हो जाएगा मॉलिक्यूल। अगर इन चारों में से 3 भी अगर समान रहते तो इसमें ज़रूर क्या पाया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एक आयरन हो जाता है। तो चारों के चारों पोजीशन अगर समान हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे फ्लोरीन और ब्रोमीन को 1-3 पोजीशन में जोड़ दिए हैं, तो ये इसी के कारण रिफ्लेक्शन नहीं आ पा रहा है, अदरवाइज हाइड्रोजन और क्लोरीन तो कट ही रहे थे।
अब हम डिफरेंट कंपाउंड तो पढ़ लिया, अब आगे हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले वेजडस रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, उसके बाद हम फिशर देखेंगे, फिर न्यूमैन और सोहर्स देखेंगे। तो अगर वेजडस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन है। ये sp3 वाले हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन या फिर ऐसे मॉलिक्यूल पे पाया जाता है। ये मेनली sp3 कार्बन में हम देखते हैं। 3D रिप्रेजेंटेशन है ये। इसमें क्या होता है, दो बॉन्ड जो होते हैं प्लेनर रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहता है, उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहता है, इसको हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसमें से एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकी तीनों को अगर घुमाएं आपस में, तो उससे जो बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं आएगा। और कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं आने का मतलब ये आपस में कन्फर्मर्स बनेंगे। मतलब कि यहाँ पर हमने एक सिग्मा बॉन्ड को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, उसके अलॉन्ग रोटेशन किया है। यहाँ पर कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर कन्फर्मर्स बन रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, जैसे कि दो जो प्लेनर थे बॉन्ड, उन प्लेन में थे, उनको हमने फिक्स कर लिया, और ऊपर के बॉन्ड को आपस में इंटरचेंज करना चाहें तो क्या होगा, इस टाइप का रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। अगर हमने चेंज कर दिया ऐसा, तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होगा, और ये कन्फर्मर्स न बन करके कन्फिग्रेशनल आइसोमर कहलाएंगे, कन्फिग्रेशनल आइसोमर कहलाएंगे। क्योंकि अगर पहला आर है तो दूसरा एस होगा, और इसके ऊपर जो हमने एक बॉन्ड के थ्रू किया था उसमें इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है। पहला आर है तो दूसरा भी आर ही रहेगा। मतलब कि हम समझ लें कि मैं एक पैर को दोनों पैर और दोनों हाथ को फैला लिया हूँ, और एक पैर के अराउंड पूरा घूम रहा हूँ, तो मैं घूम सकता हूँ। लेकिन अब मैं दोनों पैर को फिक्स कर लिया, और अब मैं चाहूँ घूमना एक राउंड तो घूम नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को कमर को तोड़ते हुए घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होता है, बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। दोनों हाथ को अपोजिट करने के लिए एक हाथ को तोड़कर दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ को तोड़कर दूसरे हाथ में लगाना पड़ेगा। अगर अब हम रिप्रेजेंटेशन वेज ड्रेस में एक देखें कि वो कभी कभी एक सर्पिलाकार बॉन्ड बना देता है। सर्पिलाकार बॉन्ड का मतलब होता है कि हमको इसका क्या है, वेज ड्रेस पता नहीं है, या हो सकता है कि ये वेज में भी हो और डैश में भी हो। जैसे अगर दो बॉन्ड को वेज डैश में ना देके सर्पिलाकार दे दिया है, तो हो सकता है एक टाइम पे ए वेज में हो, दूसरा डैश में हो। इस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन को नहीं जानते हैं, सॉरी, इसके हम 3D में रिप्रेजेंटेशन को नहीं जानते हैं। अब हम क्या होता है कि इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। फिशर रिप्रेजेंटेशन होता है 3D मॉलिक्यूल्स का 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो वर्टिकल लाइन होता है वो डैश होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो वेज होता है। इसको हम प्लस के साइन से भी शो करते हैं। अब देखते हैं कि अगर जैसे COH, HOH, OHH और COH है, तो इसको हम क्या करेंगे कि अगर 180 से रोटेशन करेंगे, तो 180 से रोटेशन कैसे कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आउट ऑफ द प्लेन रोटेट कर सकते हैं एक बार घुमा करके। और एक रोटेशन ऐसा हो सकता है कि मेरे पैर को हाथ के साइड ले आए हैं, और साथ हाथ को पैर के साइड सीधे साइड से घुमा करके ले आए हैं। तो ये क्या होगा, दो टाइप से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। मतलब COH को दूसरे COH की जगह में ले आएंगे आउट ऑफ द प्लेन, या फिर हम सेकंड केस क्या बोल रहे हैं कि OH को एच के जगह में ले आएंगे आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन करवा के। तो ये आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन करने के बाद क्या बनता है, एक दूसरे का मिरर इमेज बनता है। मिरर इमेज बनने के बाद क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, और ऐसे मिरर इमेज क्या कहलाते हैं, इनेंस्योमर कहलाते हैं। इसलिए इनेंस्योमर बनता है, मतलब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, तो इसलिए ये अलाउड नहीं होता है। अब हम सेकेंड देखते हैं कि अगर इसको इन द प्लेन 180 रोटेशन करने पर क्या बनता है। इन द प्लेन 180 रोटेशन करने पर इसमें इनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ऐसे रोटेशन अलाउड होते हैं, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल ही बना रहता है। अगर मॉलिक्यूल में 90 डिग्री से अगर रोटेशन करें तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल में, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल में चला जाता है इन दी प्लेन रोटेशन करने पर 90 डिग्री से। तो ऐसे रोटेशन कभी भी अलाउड नहीं होते जिसमें कि हॉरिजॉन्टल किस में आ जाए, वर्टिकल और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे। अगर हम फिशर पोजीशन में देखें तो नॉर्मली क्या होता है, 180 डिग्री पर, एक सेंटर से 180 डिग्री पर एक दूसरे में अपोजिट में सेम एटम दिखने को मिलते हैं। तो ऐसे अगर हो तो हम ये नहीं कह देंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये एक्चुअली में फिशर क्या है, 3D का 2D रिप्रेजेंटेशन है, और हम कभी भी 2D रिप्रेजेंटेशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री
अगर 3D का 2D है तो इसमें नहीं चेक करते हैं, इसलिए फिशर में हम कभी चेक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इसको हम एक्चुअल 3D में देखें तो क्या होता है, जैसे कि न्यूमैन और सोहर्स में आगे स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या होता है, एक वाई वाई की तरह जुड़े रहते हैं। या तो वाई एक दूसरे के स्टैगर्ड होंगे और या फिर इक्लिप्स होंगे। तो ये वाई जो होता है इक्लिप्स फॉर्म में रहता है इसमें, और वो जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि फिशर में अगर वेज जस्ट निकालेंगे तो ये हमेशा गलत आएगा। और पांचवा कंडीशन है कि हमने मान लो कि COH का एक ग्रुप जो है ऊपर साइड का, उसको एक बॉन्ड को फिक्स करते हुए हमने फिक्स कर लिया और दूसरे वाले ग्रुप को हमने रोटेट कर दिया। माने कि हमने क्या किया, बॉन्ड को फिक्स कर लिया है, एक बॉन्ड को ऊपर वाले पूरे ग्रुप को COH HOH को फिक्स कर लिया है। अब दूसरे जो है HOH और COH को एक रोटेशन देते रहे, तो इसमें भी इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि ये अगर R है तो R ही रहेगा, इसलिए ऐसा रोटेशन भी अलाउड रहता है। अब हम सोहर्स एंड न्यूमैन पोजिशन की बात, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सोहर्स में जो होता है, एक लाइन के सामने अगर जो वाई है उसको फ्रंट बोलते हैं इसके सेंटर को, और पीछे वाले सेंटर को बैक कहते हैं। और ऐसे ही न्यूमैन में क्या होता है, जो सर्कल में है उसे बैक कहेंगे, रेयर कहते हैं, और जो सर्कल के ऊपर जो लाइनिंग वाले पोजीशन को कहते हैं फ्रंट। अगर ये वाई का पोजीशन दोनों में अगर समान है तो इसे इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन कहते हैं, अगर ये उल्टा है तो इसे स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन कहते हैं। जो न्यूमैन है वो किस में काम आता है, क्रेम्स मॉडल में काम आता है या फ्रैंकेन आर्म्स मॉडल में काम आता है, जबकि ये E2 एलिमिनेशन में काम आता है सोहर्स। मतलब हम कहते हैं कि इसके जो दो ग्रुप रहते हैं E2 में, वो एंटी पेरिप्लेनर रहना चाहिए, जो कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। अगर हम सामने वाले फ्रंट को फिक्स करके बैक को अगर 120 डिग्री से रोटेट करते हैं तो क्या होगा, 120 डिग्री एंगल से अगर रोटेट करेंगे तो उस पीछे वाला वाई जो है उसका नेचर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाई के 120 डिग्री रोटेशन करने पर उसके डायहेड्रल प्लेन से वो 120 डिग्री ही था, इसलिए 120 डिग्री से करने पर इसके वाई के नेचर में कोई चेंजेस नहीं आता है। ये इक्लिप्स था तो अब बाद में भी इक्लिप्स बना रहेगा। साथ में इसके कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बॉन्ड को फिक्स किया हुआ है और इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये कन्फर्मस भी बन रहे हैं। लेकिन अगर हम 60 डिग्री से रोटेशन कराएं तो क्या होता है कि यहाँ पर नेचर ऑफ वाई में चेंजेस आ जाता है। अगर पहले इक्लिप्स था तो वो स्टैगर्ड बन जाएगा। ऐसे ही 180 डिग्री से अगर कार्बन बैक को रोटेट कराएं तो वो भी क्या चेंजेस कर देता है इसके नेचर ऑफ वाई में, क्योंकि ये 120 डिग्री रोटेट करने के बाद तो सेम हो जाएगा, बाद में फिर से ये 60 डिग्री रोटेट हो रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसमें नेचर ऑफ वाई चेंजेस हो जाएगा। तो ये एक बॉन्ड को फिक्स करके किया जा रहा है तो ये सारे अलाउड होते हैं। बस समझने वाली बात यह है कि इसमें नेचर ऑफ वाई चेंजेस आ जाता है। हमने स्टडी किया था ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायलिटी को, मतलब कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल है उसके मिरर इमेज में, तो हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल का दे रहे थे। उसको हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री से डिफरेंट टाइप के हमने सिमेट्री एलिमेंट से चेक किया था। अब हम पढ़ते हैं कि कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है। sp3 हाइब्रिड सेंटर हैविंग 4 डिफरेंट वैलेंसी इज कॉल्ड कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। मतलब कि sp3 हाइब्रिड सेंटर जिसके चारों वैलेंसी अलग अलग हों उसे कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। लेकिन अगर स्टेरियोजेनिक सेंटर की बात करें तो ये एक ऐसा सेंटर होता है जिसके अलाउ आइसोमर पॉसिबल होते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड है तो ये सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता है। तो इसके अलावा अगर आइसोमर पॉसिबल हैं तो ये क्या कहलाएगा, स्टेरियोजेनिक सेंटर कहलाएगा। एक कायरल सेंटर भी स्टेरियोजेनिक सेंटर हो सकता है, बाइफिनाइल्स भी स्टेरियोजेनिक सेंटर हो सकते हैं, स्पायरो भी स्टेरियोजेनिक सेंटर हो सकता है। इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, हर एक स्टेरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर होता है, लेकिन हर एक कायरल सेंटर स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं होता है। अब हम कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर एक कार्बन के दो वैलेंसी डिफरेंट है, लेकिन अगर उसके जो वैलेंसी जो है सेम है, मतलब एक में H और Cl जुड़ा हुआ है और दो डिफरेंट हो गए, और दो जो सेम है वो एथिलीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब कि एक दोनों आर्म जो और निकले हैं उनके एक समान दूरी पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसा सेंटर क्या कहलाएगा, प्रो कायरल सेंटर कहलाएगा। ऐसा कार्बन प्रो कायरल सेंटर कहलाएगा। इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर 0 है।
लेकिन अगर दो डिफरेंट वैलेंसी रखने वाले कार्बन H और Cl रखने वाले ऐसे कार्बन के समान दूरी पर अगर समान दूरी पर अगर क्या है कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट होने पर क्या होता है कि दोनों वैलेंसी में अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट होने पर ये क्या होगा, ऐसा कायरल सेंटर स्यूडो कायरल सेंटर कहलाता है। मतलब कि ये तो खुद कायरल नहीं है लेकिन इससे समान दूरी पर इसके दो वैलेंसी में समान कायरल सेंटर प्रेजेंट है, मतलब दो समान कायरल सेंटर नहीं, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसा कायरल सेंटर कहलाएगा, स्यूडो कायरल सेंटर। स्यूडो कायरल सेंटर को हम कभी भी कायरल सेंटर में काउंट नहीं करते हैं, न ही प्रो कायरल सेंटर को हम कायरल सेंटर में काउंट करते हैं। और कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर ऐसा सेंटर होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को के डायरेक्शन को चेंज कर दे, थीटा डिग्री प्लस से या थीटा डिग्री माइनस से, वो अलग चीज़ है। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।